अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टेक्नो मरीन कुरान स्कूल ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के आज 8वें लेक्चर में आप सबका वेलकम है। मैं आतिफ अदील निज़ामी आज के लेक्चर के साथ हाजिर हूँ आपके। पहले एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि पहले जो हमने क्या पढ़ा था और हमने क्या क्या चीज़ें इसमें सीखी हैं, क्योंकि 8 लेक्चर हो चुके हैं तो हो सकता है कि शायद शुरू के लेक्चर्स को एक दफ़ा रिव्यू कर लिया जाए तो बेहतर रहता। पहले हमने हैज़र्ड्स मतलब कि ख़तरा और उसकी कंसिस्टेंसी को पढ़ा था, मतलब कितनी उसमें शिद्दत है या कितना ख़तरनाक है। रिस्क मतलब ख़तरा, रिस्क रिस्क मतलब कि उसके होने के खदशात कितने हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी के कानून पढ़े थे हमने, सेफ्टी ऑफिसर्स के बारे में पढ़ा था कि उनके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, उनका वर्किंग क्राइटेरिया क्या होता है, उनके डिपार्टमेंट के रूल्स क्या होते हैं। फिर हमने रिस्क असेसमेंट पढ़ी थी कि ख़तरा है और ख़तरे के होने के चांसेस कितने हैं, तो और उसको हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं, एलिमिनेशन वगैरह सारी चीज़ें हमने उस वक्त पढ़ी थी। फिर उसके बाद हम अपने चौथे यूनिट को जब हमने पढ़ा था तो उसमें फायर और फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में पढ़ा था, उसके ख़तरात के बारे में पढ़ा था और उसके बचाव के तरीकों के बारे में पढ़ा था। पांचवा जो चैप्टर था हमारा वो इलेक्ट्रिसिटी और कंप्यूटर्स के हवाले से था, जिसको हम एर्गोनॉमिक्स कहते हैं, उनके हैज़र्ड्स, उनसे बचने के तरीके। क्योंकि वर्क प्लेस कोई सा भी हो सकता है, मतलब सिर्फ इंडस्ट्री में ही वर्क प्लेस नहीं कहलाता, ऑफिस के अंदर भी वर्क प्लेस हैं और शॉप्स के अंदर भी हैं, मॉल्स के अंदर भी हैं, मार्ट के अंदर हैं, इसी तरह से रेस्टोरेंट्स हैं उसके अंदर भी वर्क प्लेस तो है, और वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और केमिकल्स वगैरह यूज़ हो रहा है, तो ये सारी जगह हमारी वर्क प्लेस कहलाती हैं, जहाँ पर भी जो भी काम हो रहा हो। फिर हमारा वर्किंग इन्वायरमेंट, कि हमारा वर्किंग इन्वायरमेंट कैसा है, हमने इस बारे में पढ़ा था। लास्ट जो चैप्टर था हमारा, हमारा वर्किंग इन्वायरमेंट के हवाले से था कि हमारा वर्किंग इन्वायरमेंट कैसा है, किस तरह का होना चाहिए और वहाँ के क्या ख़तरात हो सकते हैं। स्लिप ट्रिप वगैरह हो सकता है, पानी स्पिल हुआ है उससे गिर सकते हैं, चोट लग सकती है, मेंटली डिस्ट्रेस हो सकता है, काम का लोड हो सकता है। ये सारे ख़तरात जो थे ये वर्किंग इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं। आज हम अपने 8वें लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं केमिकल और इस तरह के जो दूसरे ख़तरात हैं उनके बारे में और उनसे बचने के तरीके के बारे में। तो कंटिन्यू करते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। हर साल आप लोगों को पता है कि केमिकल की वजह से बहुत सारी इंजरीज होती हैं, बहुत सारे लोग मर जाते हैं और उसका एक्सपोजर जो होता है उससे ख़तरात पैदा हो जाते हैं, जैसे आवाज़, इर्ताश होना, केमिकल है, ब्लास्ट हो जाता है, रेडिएशन होती है उससे, केमिकल जब स्पिल होता है उससे रेडिएशन होती है। बायोलॉजिकल एजेंट्स काम कर सकते हैं, मतलब कि जैसे जिससे कोई मतलब कि वायरस फैल सकता है, कोई मतलब कि बैक्टीरिया जरासीम आ सकते हैं, ठीक। तो ये सारे केमिकल हैजर्ड्स होते हैं, केमिकल हैजर्ड्स और बायोलॉजिकल हैजर्ड्स कहलाते हैं। और इसकी वजह से इंसान बीमार हो सकता है या इंजरीज फेस कर सकता है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो केमिकल हैजर्ड्स के और बायोलॉजिकल हैजर्ड्स के ही ऊपर है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इससे बचने के तरीके सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हैजर्ड्स, जो भी पोटेंशियल जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, कोई भी चीज़, हर वो चीज़ जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है वो हैजर्ड कहलाती है। और रिस्क क्या है, उसके नुकसान पहुंचाने की शिद्दत। अब एक केमिकल है जो कि स्टोर रूम में पड़ा हुआ है एक अरसे से, 4-5 साल से वो वहाँ पर पड़ा हुआ है, ख़तरनाक है, ये नहीं कि खतरनाक है, 4-5 साल से वहाँ पड़ा हुआ है, मगर वहाँ कोई जाता नहीं है, कोई आता नहीं है, और वो एरिया पूरा लॉक किया हुआ है, बैरिकेशन हुई हुई है,
उसके ऊपर सेफ्टी मार्क्स लगे हुए हैं, अगर वहाँ कोई नहीं जाता तो इसकी सेफ्टी नहीं है। मिनिमम 70 पे रखते हैं हम उसको, शायद कोई चला जाए, 1 के ऊपर रखते हैं। हार्मफुल है, तो अगर हम फुल हार्मफुल रखें उसको 5 मार्क्स देते हैं, और अगर उसकी सेवरिटी नहीं है तो हम उसको 1 देते हैं। तो जो काउंट आएगा उसका वो 5 into 1 मीन्स 5। तो 5 का जो रेशो होता है, जैसे हमने पहले अपना जो हमारा चार्ट था, रिस्क असेसमेंट का चार्ट था, उसमें 5 जो था वो हार्मफुल नहीं है, मतलब कि वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा, उसका रेशो बहुत कम है, तो वो एक्सेप्टेबल होता है। मगर एक हैज़र्ड है, और जो ओपन एरिया में रखा हुआ है, जहाँ ना कोई बैरिकेशन है ना कुछ है, एक केमिकल ऐसा है जिससे ख़तरा फैल सकता है, तो वो फुल सेवेरिटी में आ जाता है और वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो रिस्क हम हर दफ़ा ये पढ़ते हैं, लाइकलीहुड इनटू सेवेरिटी, मतलब कि खतरा कितना शदीद है और उसके होने के खदशात कितने हैं। अच्छा, अब कुछ केमिकल्स के बारे में देख लेते हैं कि केमिकल्स को जो कुछ कैटेगराइज किया जाता है, फॉर्म्स ऑफ केमिकल्स, मतलब कि उसकी कितनी एग्जाम्पल्स हैं। लिक्विड, लिक्विड के अंदर आपको पेंट आ जाता है, थिनर आ जाता है। घर की बात करें तो हम नेल पॉलिश रिमूवर्स आ जाता है। इस तरह से पेंट शॉप के वगैरह में आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं, थिनर हो जाता है इस तरह से ना। इस तरह से एसिड आ जाता है, तो जैसे बैटरी शॉप्स के अंदर, ये हम लिक्विड की बात कर रहे हैं। एसिड के अंदर जो है वो बैटरी शॉप्स हो जाती हैं, या फॉर्कलिफ्ट्स में बैटरीज लगी हुई होती हैं, गाड़ियों की बैटरीज होती हैं, ये एसिड होते हैं। और इसी तरह से बड़े एसिड्स भी होते हैं, जैसे जो आपके पेपर कंपनीज के अंदर जो होता है, जो आपको पेपर को गलाता है, या इस तरह से वो एसिड्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह से फ्यूल आ जाता है, तो जिसमें पेट्रोल, डीजल या नाइट्रोजन हो जाता है, ये सब फ्यूल्स में आ जाते हैं। सब स्टेशन वगैरह के ऊपर जनरेटर रूम में ये मौजूद होते हैं। इसी तरह से इनके खदशात क्या है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जो आपका थिनर होता है, ये अगर आपकी स्किन के ऊपर लग जाए तो इससे आपकी स्किन जल जाती है, रैशेज हो जाते हैं इससे ना। तो ख़तरा है, और बहुत ज़्यादा ख़तरा है, आपकी स्किन ख़राब हो रही है, आपको हार्मफुल कर रहा है। तो उससे बचने के लिए हम आगे बढ़ेंगे कैसे। सेकंड हमारा आ जाते हैं वेपर्स, गैसेस, मतलब कि फैलने वाली चीज़ें, उड़ने वाली, हवा में मिक्स होने वाली चीज़ें, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। ठीक है, जनरेटर से निकलती है, जिसको हम धुआं बोलते हैं, धुएं की सूरत में निकलती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, जनरेटर से निकलती हैं। जो बड़े जनरेटर हैं, छोटे जनरेटर हैं, मतलब हर नॉर्मली ज़्यादातर जो मूविंग मशीनरीज हैं, जिसमें हम, मतलब कि आप देखेंगे जहाँ पर डीजल का या पेट्रोल का काम हो रहा है, या कोई कोयले से चलने वाले हैं, जैसे जो कुछ प्लांट्स होते हैं, वहाँ पर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा मिलेगी। जहाँ पर जलाया जाता है किसी चीज़ को, या जल रही होती है, या एनर्जी बन रही होती है, वहाँ पर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा मिलती है। क्लोरीन गैस हो जाती है। ठीक है, क्लोरीन उसको इस्तेमाल किया जाता है स्विमिंग पूल्स वगैरह में, केमिकल मिक्सिंग एरिया में उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो क्लोरीन भी ख़तरनाक होती है इंसान के लिए। देखिए, वैसे तो हम उसको अपने, ये चीज़ें हमारे यूज़ की ही चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे हैं, मगर किसी भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल, या ज़्यादा आप उसके कांटेक्ट में आ जाएं या एक्सपोजर में आ जाएं, तो आपके लिए, ज़िंदगी के लिए, आपके लिए, या आपकी ऑर्गन्स के लिए ख़तरनाक हो जाती है। फिर आ जाते हैं हम अमोनिया वेपर्स, जैसे आपके कोल्ड स्टोरेज होते हैं, आइस प्लांट होते हैं, वहाँ पर अमोनिया गैस का इस्तेमाल होता है, और उसके फ्यूम्स उड़ते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो वो आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। मिस्ट, पेंट शॉप वगैरह में जो एसिड मिस्ट होता है या पेंट स्प्रे होता है, इसका मिस्ट आपके जिस्म से चिपक के आपको खतरा पहुंचा सकता है। ठीक है, पेस्टिसाइड्स होते हैं, ये आपको खतरा पहुंचा सकते हैं।
ये कुछ खतरात ऐसे हैं जो आपके वेपर्स की सूरत में होती हैं। अब डस्ट एंड पाउडर्स के ऊपर आ जाते हैं, तो जैसे सिलिका सैंड होती है, सिलिका जहाँ पर सीमेंट बन रही होती है वहाँ पर सिलिका का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर सिलिका का इस्तेमाल किया जाता है, जो आपके लिए सांस लेने के लिए बहुत खतरनाक है। नॉर्मल फ्लोर फ्लोर डस्ट, आटा, जिसमें आप आटा देख रहे हैं, आटे का जो बुरादा उड़ता है जब आटा बनाया जाता है, वो आपके सांसों के लिए, आपके फेफड़ों के लिए खतरनाक है, आपकी सफोकेशन हो जाती है। तो इस तरह से मेटल डस्ट है, चाहे ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग का काम हो रहा होता है वहाँ पर मेटल डस्ट उड़ती है जो आपके लिए खतरनाक है। फिर हम आ जाते हैं फ्यूम्स के ऊपर। तो फ्यूम्स में मैं बात करूँगा कि हम वेल्डिंग शॉप्स वगैरह में जब हम होते हैं तो वहाँ पर सोल्डर का, जब हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो उससे सोल्डर का फ्यूम्स उड़ता है, वो इंसान के लिए बहुत ख़तरनाक होता है। लीड फ्यूम कहते हैं उसको, ठीक है, सोल्डर फ्यूम कहते हैं, स्टील फ्यूम्स कहते हैं, मुख्तलिफ फ्यूम्स। वेल्डिंग के अंदर मुख्तलिफ फ्यूम्स होते हैं, मुख्तलिफ इसी तरह से केमिकल यूज़ होता है, उसका अलग अलग। इसी तरह प्लास्टिक फ्यूम होता है। प्लास्टिक फ्यूम्स कहाँ पर होता है, जहाँ पर लेज़र कटिंग वगैरह हो रही होती है, या मतलब कि जलाया जाता है या उसको क्रश किया जाता है, वहाँ पर प्लास्टिक के फ्यूम्स उड़ते हैं, धुआं उसको, तो वो खतरनाक होता है। मिस्ट, मिस्ट की हम बात करें तो जैसे स्प्रे पेंट जहाँ किया जाता है, जैसे कार बूथ, कार पेंटिंग बूथ होते हैं, या आपका जो बैटरी चार्जिंग रूम होते हैं वहाँ पर एसिड मिस्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। सीएनसी मशीन जहाँ पर चलती है वहाँ पर फ्लूइड मिस्ट होता है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड हो रहा होता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं केमिकल हैजर्ड्स के। मज़ीद आगे चलते हैं इसमें। अच्छा, ये केमिकल तो है, मगर हमारे जिस्म में ये इम्पैक्ट कैसे करता है, मतलब हमारा रूट ऑफ एंट्री क्या होता है इसका। तो जैसे मैंने कुछ केमिकल्स की बात की जिसको आप एसिड कह लें, या आपका थिनर था, तो वो हमारी स्किन से एब्जॉर्ब होता है, उससे हमारी स्किन एब्जॉर्ब हो जाती है। या जो हम पेस्टिसाइड्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ये इससे हमारी स्किन एब्जॉर्ब करता है। पेस्टिसाइड हो गया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हो गया, ठीक है। अच्छा, एनहिलेशन क्या होती है, मतलब कि सांस के जरिए कैसे जाता है, जिसमें आप कह लें कि वेल्डिंग फ्यूम्स होते हैं, ठीक है, स्प्रे पेंट्स होते हैं, तो उसका जो स्प्रे उड़ रहा है वो है डस्ट है। जिस तरह से हमने फ्लोर पढ़ा था कि जो फ्लोर स्मोक था या उसका डस्ट था, वो फेफड़ों में जाकर कैंसर का सबब बनता है। और जनरेटर रूम में जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो आपकी सांस के जरिए जाकर आपके फेफड़ों को कमजोर कर रही है और कैंसर का सबब बन जाती है। इससे बहुत सारे खतरे होते हैं। दूसरी दो चीज़ें हो गई, एक इनहेलेशन, मतलब कि आपकी सांस के जरिए इनहेल होना। स्किन ऑब्जर्प्शन, मतलब आपके हाथ के जरिए या आपके पैर के जरिए, आपके चेहरे के जरिए आपकी जिस्म में लग जाना, ठीक है। इंजेक्शन, ठीक है, मतलब कि आपके फूड के जरिए आपके उसमें बॉडी के अंदर दाखिल हो जाना, ठीक है। वो कैसे होता है, जैसे आप कंटेमिनेटेड फूड यूज़ करते हैं, केमिकल के डब्बे रखे हैं, वहीं आपका खाना भी रखा हुआ है, या आप उसी के आसपास खाना खा रहे हैं, ठीक है। आपके हाथ में केमिकल लगा और आपने सिगरेट पी ली है, आपके हाथ में केमिकल लगा है और आप पानी पी रहे हैं, तो ये आपके इंजेस्ट कर रहे हैं आप, मतलब अपने मुंह से आप उसको खा रहे हैं, मतलब आपको खुराक के ज़रिए आपके अंदर जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, ये डायरेक्ट आपके मैदे को इफ़ेक्ट करता है, उसके साथ दूसरी चीज़ों को जो भी जा सकता है, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं लंच से पहले काम कर रहे होते हैं, लंच से पहले हाथ नहीं धोते, खाना खा लेते हैं और फिर उसके बाद उनको उसका खमियाजा भुगतना होता है इंजेक्शन की सूरत में, ठीक है। इंजेक्शन की सूरत में कैसे, कोई भी शार्प एज है, इंजेक्ट होना, मतलब इंजेक्शन की सूरत, मतलब इंजेक्ट हो जाना किसी भी चीज़ से। निडल काम कर रहे थे, निडल लग गई,
बहुत सारी केमिकल्स फैक्ट्रीज में नीडल्स इस्तेमाल की जाती हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए, और उसके अंदर केमिकल्स हो रहा होता है जो फ्लो कर रहा होता है उसके साथ। तो वो अगर किसी के टच हो जाए तो उसके ज़रिए आपके बॉडी में इंजेक्ट हो सकता है। कोई शार्प चीज़ है, ठीक है, कोई किसी शार्प चीज़ का काम हो रहा है, उसमें केमिकल से वो काम करते हैं। जैसे बहुत सारे जो प्रिंटिंग एरियाज होते हैं उसके अंदर कटर लगे हुए होते हैं जिसमें केमिकल चल रहा होता है, पेंट केमिकल होता है, थिनर होता है, और उससे आपको कट लग गया, ठीक है, तो हो गया। या तो फिर बहुत हाई प्रेशर केमिकल चल रहा है, ठीक है, और वो हल्का सा आपसे टच होता है और आपकी बॉडी को फाड़ता हुआ आपकी बॉडी के अंदर घुस जाता है। तो प्रेशर लीकेज होता है जिससे फ्रैक्चर हो जाता है, वो उसमें रैप्चर हो जाती है उससे, ठीक है, वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स दी हैं मैंने आपको, जो आपको शायद हो सकता है समझ में आ गई होंगी कि हम किस किस तरीके से, मतलब एक तो सांस के ज़रिए, स्किन के ज़रिए, फूड के ज़रिए, और किसी चीज़ के इंजेक्ट होने से। अच्छा, इसका इफेक्ट क्या होता है हमारी बॉडी पे? इसके बेसिकली दो तरह के कॉजेज होते हैं। एक शॉर्ट टर्म कॉज होता है और एक लॉन्ग टर्म कॉज कहलाता है, जिसको क्रॉनिक कॉजेज भी कहते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म। अच्छा, शॉर्ट टर्म में क्या होता है, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हल्की कोई गैस आपको लगी, या हल्का सा आपको, आपने कुछ गलत खा लिया जो आपको बहुत ज़्यादा माइल्डली सा आपको इफेक्ट कर रहा है, तो उसमें क्या नॉर्मली जो शॉर्ट टर्म केसेस में क्या होता है कि जिसमें आपको हेडेक हो जाता है, सर दर्द, मतली आना शुरू हो जाती है, या चक्कर आते हैं, ठीक है, स्किन जलना, रैशेज पड़ जाना, ठीक है, या सफोकेशन, हल्की फुल्की सफोकेशन होना शुरू हो जाती है, या सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत होना, ठीक है, या फिर केमिकल एस्फेक्सेशन होती है, मतलब कि जैसे CO2 में आपका लंग्स जो है कंजस्टेड हो जाते हैं जिसकी वजह से। और जब हम बात करते हैं कि क्रॉनिक इलनेस की, क्रॉनिक इलनेस में आपका कैंसर हो सकता है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म एक ही एरिया में एक ही पैटर्न पे काम कर रहे हैं तो आपको कैंसर हो सकता है उस चीज़ से। ऑर्गन डैमेज होने का मतलब क्या है कि आपका लीवर या किडनी डैमेज हो सकता है, हार्ट इफेक्ट हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल डैमेज, मतलब कि आप जहनी तौर पर मफलूज हो सकते हैं, और इसी तरह की मज़ीद चीज़ें भी आपको ख़तरे में पैदा कर सकती हैं। तो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, बहरहाल आप या आपके सराउंडिंग के लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं, तो इसके लिए हमें अपनी प्रिपरेशन पूरी रखनी है। हम प्रिपरेशन रख के चलेंगे तो हम ख़तरे से बच सकते हैं। अच्छा, कॉमन हैजर्ड किस तरह के होते हैं जो मतलब हमारे वर्क प्लेस के अंदर मौजूद है, जो केमिकल से रिलेटेड है? सॉल्वेंट मतलब कि लिक्विड फॉर्म। तो सॉल्वेंट की बात करते हैं तो जिसके अंदर आपका बेंजीन आ जाता है, टोलीन आ जाता है, अगर ये आपके आप इसके एक्सपोजर में आ जाते हैं तो नर्वस सिस्टम ब्रेक हो सकता है, कैंसर का रिस्क आ सकता है। इसी तरह से एसिड एंड अल्कलाइज जो होते हैं उसमें बर्न और रिस्पिरेटरी डैमेज का इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है, हैवी मेटल्स में आपको पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक है, जहर फैल सकता है आपके जिस्म में, मरकरी है जिसके अंदर, कैडमियम है, लीड है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो किसी न किसी तरीके से हमारे वर्क प्लेस के अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है, तो हमें इनसे बचना है। एस्बेस्टोस, हमारी घर की छतें, एस्बेस्टोस की छत हुआ करती थी, लोग दीवारें बनाते थे एस्बेस्टोस की, पहले बहुत ही आम हुआ करता था, मगर अब एक सर्वे के मुताबिक इसको ममनू करार दे दिया गया है, ठीक है, अब इसको ममनू करार दे दिया गया है क्योंकि इससे लंग्स का कैंसर हो जाता है, ठीक है, फेफड़ों का कैंसर इससे होता है, तो इसलिए अब इसको ममनू करार दे दिया गया, और इसका कांटेक्ट जो है वो बहुत ही हाई सेफ्टी एरियाज के लिए रखा गया है कि आपने बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशंस करने हैं जब जाकर इसको कांटेक्ट में लेना है। तो इसलिए ये तो एस्बेस्टोस हमारे घर की नॉर्मल आप देखें कि छतें भी हुआ करती थी पहले, अब नहीं है, अब मना हो गया। आइसोसाइनाइड्स जो होते हैं,
मतलब कि जिसमें पेंट में आपको मिलेंगी, या आपको जो जैसे फॉर्म बनाने वाली कंपनियां डायमंड हो गई है, इसमें वहाँ पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो आइसोसाइनाइड से जो है आपको एस्थमा हो जाता है, सांस की बीमारी, दमा। अच्छा, नुकसानात क्या हैं, खतरे क्या हैं, ये हमने पढ़ लिया ना। अब इन खतरे से बचाव की तरफ जाना है, असेसमेंट करनी है उसकी। तो असेसमेंट करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, जिसमें तीन बातों का हमें बहुत ही बुनियादी ख्याल रखना है। हम अगर कोई भी चीज़ ले रहे हैं, तो एक ग्लोबल हैजर्डस सिस्टम है, वो अपने मार्क्स बनाते हैं, उनके कुछ सिंबल्स हैं। तो अगर हम कोई केमिकल उठा रहे हैं, तो उसके ऊपर वो सिंबल लाजमी होना चाहिए कि वो खतरा है, किस तरह का खतरा है, किस चीज़ का खतरा है। मतलब कि आग लगेगी, या कोई केमिकल स्पिल होगा, या उससे क्या है, या मतलब कि बहुत हैजर्डस है, डेडली है। तो जीएचएस लेबलिंग होनी चाहिए। ठीक है, जीएचएस पिक्चोग्राम उसको कहते हैं। अच्छा, जीएचएस लेबलिंग जो है ना, ये तीन किस्म की है। तो पहली जो है वो पिक्चोग्राम है, तो उसकी तस्वीर मौजूद होनी चाहिए, जो भी है केमिकल है उसका क्राइटेरिया क्या है। सेकंड, एमएसडीएस शीट होती है, जिसको मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट कहा जाता है। मैं आपको पहले पहले वाला दिखा देता हूँ कि ये कुछ सिंबल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, खतरनाक, आग लगने के चांसेस, केमिकल स्पिल होना। अच्छा, ये खतरा जो है ना, ये मेडिकल खतरा है। ठीक है, बायोलॉजिकल। ठीक है, ये आपके कुछ खतरात हैं। तो ये जीएचएस पिक्चोग्राम है। नेक्स्ट हम देखते हैं मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। इसके 16 पॉइंट लाजमी हमें चेक करना। इन 16 पॉइंट्स में क्या है देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन, जिसमें उसकी सारी डिटेल होगी। ठीक है, फर्स्ट एड मेजर क्या होना है उसका। ठीक है, फर्स्ट एड क्या करना है। ठीक है, सेकंड है, सॉरी, फर्स्ट हमने क्या देखा आइडेंटिफिकेशन। सेकंड उसका हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि उसका खतरा किस तरह का खतरा है, डेंजर में आ गया ये ना। डेंजर में आने के बाद उसके बाद उसकी इस स्पेसिफिकेशन भी की है। अच्छा, अब उसका सोल्यूशन क्या है, फर्स्ट एड मेजर क्या है, इंजेक्शन हो सकता है उसका। ठीक है, फिर फायर फाइटिंग मेजर्स, अगर वो हैजर्ड में आग बुझाने का मामला आ गया, तो फायर फाइटिंग मेजर्स आ जाएगा। ठीक है, वहां पर लिखा होगा कि किस चीज से आपको उसको सेव करना है। फिर आ जाता है आपका एक्सीडेंटल रिलीज मेजर, पर्सनल प्रिकॉशन, पीपी क्या पहननी है आपको, इमरजेंसी प्रोसीजर्स क्या करने हैं, मेथड ऑफ स्टेटमेंट क्या होना चाहिए उसका। ठीक है, फिर हैंडलिंग स्टोरेज आ जाता है कि आपको हैंडल कैसे करना है। मतलब हैंडल किस तरह करेंगे, कूल प्लेस में रखना है, या उसको नॉर्मल उसमें जाना है, या उसको गर्म एटमॉस्फेयर में जाना है, ये आ जाती है। ठीक है, हैंडलिंग एंड स्टोरेज। एक्सपोजर कंट्रोल, मतलब कि अगर वो एक्सपोज हो रहा है, तो उसकी लिमिटेशन क्या है। ठीक है, तो ये बाकायदा इंजीनियरिंग कंट्रोल्स के साथ आता है, और वो पूरी डिटेल उसमें मौजूद होती है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, अपीयरेंस कैसा है, खुशबू कैसी है। ठीक है, अपीयरेंस उसकी क्या है। स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी, केमिकल स्टेबिलिटी क्या है, पॉसिबल हैजर्डस रिएक्शन उसका क्या है। फिर टॉक्सिकोलॉजी आ जाता है, कितना टॉक्सिक है वो आपकी आपके लिए। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, मतलब कि वो आपके जो सराउंडिंग है, मतलब क्या इकोलॉजी है हमारी, उसके लिए कितना, जिसको हम अपना एटमॉस्फेयर कहते हैं, उसके लिए कितनी खतरनाक है। टॉक्सिकोलॉजी इंफॉर्मेशन। डिस्पोजल कंसिडरेशन, मतलब अगर उसको फेंकना है, वेस्ट करना है, तो उसकी क्या कंसिडरेशन है। मतलब क्या हमें पानी में डाल देना है, जमीन में भरना है। पानी में डाल देना है या भरना है, जमीन के अंदर उसको दबाना है, दफन करना है, या जलाना है, ये उसकी डिस्पोजल कंसिडरेशन।
तो ये सारी MSDS शीट जो होती है ना, इसके अंदर उस प्रोडक्ट की पूरी स्पेसिफिकेशन मौजूद होती है, तो हमें इन सबको रीड करना होता है। फिर ये आ जाता है वर्क प्लेस लेवल। ठीक है, जहां पर भी इसकी एक्टिविटी होती है उसको रखा जाता है। जैसे मतलब कि उसकी कैटेगरी है ना, 0 1 2 3 4, डेडली, एक्सट्रीम, 3, हैजर्डस, स्लाइटली और नॉर्मल। इसी तरह से फायर। तो इस चार्ट के अंदर इसको जो डायमंड चार्ट कहते हैं, इसके अंदर उसकी फिलिंग की जाती है कि मतलब कि फायर कितना है, रेड के अंदर भरेंगे। फायर फायर हो सकता है, नहीं हो सकता, टेम्परेचर कितना है, 200 से अबव एंड बिलो है। ठीक है। फिर इसी तरह से हेल्थ में क्या है, हेल्थ में लिखते हैं उसका डेडली है कि नहीं है। फिर इसी तरह से स्पेसिफिक हैजर्ड, मतलब कि ऑक्सीडाइजर है, एसिड है, अल्कलाई है, क्रोसिव है। ठीक है। इसी तरह से रिएक्टिव है कि मिड डेटोनेट, शॉक, हीट, वायलेंट, अनस्टेबल, स्टेबल। तो इन सारी चीज़ों को फिल किया जाता है और फिर उस वर्क प्लेस में इसको रखा जाता है। या जब इसकी मूवमेंट होती है, अक्सर आप देखेंगे कि आपके पास जो ऑक्सीजन का ट्रक आता है, सिलेंडर जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर बड़ा वाला जो टैंक लगा हुआ होता है, उसके ऊपर इसकी मार्किंग होती है। इसी तरह से फ्यूल, पेट्रोल, हमारे यहाँ तो खैर अब इतना रवाज नहीं है, मगर जो दूसरे कंट्रीज़ हैं जो सेफ्टी को प्रॉपर फॉलो करते हैं, उनके पास इवन के पेट्रोल टैंक्स के ऊपर भी और वाटर टैंक्स के ऊपर भी ये डायमंड चार्ट बना हुआ। अच्छा, अब अगर ये तीनों चीज़ें हमें उस प्रोडक्ट पे नहीं मिलती हैं, तो हमें क्या करना है? उसको इस्तेमाल नहीं करना है, हमें अपने सुपरवाइज़र को बता देना है कि इसके ऊपर इन तीनों चीज़ों के अंदर प्रॉब्लम है और हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। फिजिकल हैजर्ड्स, हेयर लॉस हो सकता है, रेडिएशन, नुकसान। ठीक है, ये कहाँ कहाँ से हो रहा है, आप इसको देखें। एक्सप्लोसिव मटेरियल, गैस अंडर प्रेशर, corrosive materials, फ्लेमेबल्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो हमें इन सारी चीज़ों को अलार्म में रखना है, अपने हर चीज़ को हमें चेक करते रहना। अच्छा, बायोलॉजिकल हैजर्ड्स क्या होते हैं? अदर वर्क प्लेस में आ जाते हैं ना। ये तो यहाँ तक हमारा केमिकल हैजर्ड्स हो गया। ठीक है, फिजिकल हैजर्ड्स हो गया। अब फिजिकल हैजर्ड्स के बाद आ जाता है बायोलॉजिकल हैजर्ड। बायोलॉजिकल हैजर्ड्स में क्या आते हैं? आपके बैक्टीरियाज, वायरसेस हो सकते हैं। ठीक है, मोल्ड्स, ब्लड बॉन्स, पैथोजेंस। अच्छा, ये सारे जो बायोलॉजिकल होते हैं ना, नॉर्मली लैब्स वगैरह हॉस्पिटल्स में इन चीज़ों का होता है ज़्यादा। इनके कंट्रोल्स क्या हैं कि हमें हाइजेनिक कंट्रोल रखना है, वैक्सीन प्रॉपरली होना चाहिए, प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होने चाहिए, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट प्रॉपर होना चाहिए। तो ये बायो हैजर्ड्स का, तो ये हमारा बायोलॉजिकल हैजर्ड है और इनके हाइजेनिक और वैक्सीनेशन और पीपी की उस पर हम करके कंट्रोल कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम। जो हमारा हैजर्ड है वो आ जाता है साइकोलॉजिकल हैजर्ड। बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर, एक इंसान इतने स्ट्रेस में, ये इमोशनल स्ट्रेस है इसको। इमोशनल स्ट्रेस मुख्तलिफ चीज़ों का हो सकता है ना, फैमिली की तरफ से ट्रबल है। ठीक है, या कोई कुछ और इश्यूज हैं उसके साथ, बुलिंग एंड हैरेसमेंट, किसी ने उसको तंग किया है काम के मामलात में, या उसको किसी ने बहुत ज़्यादा तपा है, मतलब कि गुस्सा दिला दिया है किसी बात पे। ठीक है, हार्ट ब्रेक हो गया उसका काम के हवाले से। ठीक है, तो ये बुलिंग एंड हैरेसमेंट, ये मतलब कि ये जो पिक्चर है ना, ये हमारे पास एक नॉर्मल रूटीन में होता है, यही एटीट्यूड होता है हमारे। जो वो ख़राब वर्क एनवायरनमेंट वाले एरियाज होते हैं उसमें ये होता है। माइक्रो मैनेजमेंट, काम चल रहा है और आपकी जो मैनेजमेंट है आपको प्रेशर दे रही है, काम में आपको मतलब कि बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है। ठीक है। फिर बर्नआउट का मतलब थक गए आप काम करते करते, एक्सपोज हो गए। वर्क डिमांड, आपको ओवरलोड कर दिया गया है। ठीक है, आपको ओवरलोड कर दिया गया, ओवरबर्डन हो गए आप काम से।
तो ये तो आपकी नॉर्मल प्रैक्टिस में है ये सारी चीज़ें। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? फैटीग आ जाएगी, मेंटल हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे, काम गलत होना शुरू हो जाएंगे। काम गलत होंगे और आप अगर किसी इंडस्ट्रियल लेवल पे काम कर रहे हैं, मशीन्स वगैरह में काम करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं, काम खराब हो रहा है, तो आपकी कंपनी मतलब के इम्पैक्ट में आ सकती है। तो इसके लिए स्केजुलिंग करना पड़ती है, सिस्टम सपोर्ट होना चाहिए आपको, ठीक है, प्रॉपर इंसिडेंट की रिपोर्टिंग होनी चाहिए। तो ये वर्क प्लेस हैजर्ड्स हैं। अच्छा, हैजर्ड कंट्रोल की हायरार्की होती है। हर हैजर्ड को कंट्रोल करने के लिए एक हायरार्की है। सबसे पहले एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कैसे करना है? एक रोड तामीर करना है या बनाना है या रिपेयर करना है, ट्रैफिक वाला रोड है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप मत बनाए, ये एलिमिनेट कर दिया आपने, हैजर्ड एलिमिनेट हो गया ना। अच्छा, ट्रैफिक हैजर्ड है, ठीक है, और सबसे बड़ा जो वहाँ का हैजर्ड है ना, वो यही है, ट्रैफिक। बहुत ही रफ रोड है, ट्रैफिक है, ठीक है, वो हैजर्ड है। एलिमिनेट कैसे करना है? मत बनाए आप, सब्स्टिट्यूट। हाँ, अब सेकंड स्टेप नहीं बनाए, वो प्रॉब्लम में आता जाएगा, मजीद खराब होता जाएगा, एलिमिनेशन सोल्यूशन नहीं होता। मगर बहुत सारी चीज़ों का एलिमिनेशन सोल्यूशन है, बहुत सारी चीज़ों का एलिमिनेशन सोल्यूशन नहीं होता। तो नॉर्मली उसके लिए क्या किया जाएगा? सब्स्टिट्यूट ढूंढा जाएगा। अब आप दिन में तो उसके ऊपर रश है उस रोड पे, तो आप अगर दिन में उसको ना बनाए, रात में बनाए, वर्किंग आवर्स से बाद बनाए, ठीक है, या इंजीनियरिंग कंट्रोल के साथ आइसोलेट कर दें पीपल्स, ठीक है, हैजर्ड से, ठीक है, लोगों को अल्टरनेटिव वर्क्स में बनाए। एक लाइन ओपन कर दें, दूसरी लाइन बनाए, दूसरी लाइन ओपन कर दें, पहली लाइन को क्लोज कर दें, इस तरह से अल्टरनेटिव, मतलब ये सारे इंजीनियरिंग कंट्रोल में आ जाते हैं। फिर उसके बाद आपका इंजीनियरिंग कंट्रोल में क्या है कि आपने प्रॉपर बैरिकेशन करना है, ठीक है, और प्रॉपर आपने उसकी मतलब कि बैरिकेड करके मशीनरीज को आपने सारा कंट्रोल में रखना है। जो चीज़ें आप काम कर रहे हैं वो बहुत ही मतलब के अंडर सेफ्टी स्टैंडर्ड होनी चाहिए, ठीक है, लोग प्रॉपर पीपी के अंदर है, ये सारी इंजीनियरिंग कंट्रोल में आ जाती है। लास्ट उसके बाद आया था एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में क्या है? जॉब रोटेशन, मतलब कि अगर आपने कुछ लोग काम कर रहे हैं जो ओवरबर्डन आ जाएंगे, तो उनको आपने मैनेज कर देना है, ठीक है, प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है। साइनेज, जैसे साइनेज होते हैं, तो उनको लगाना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर आता है। सबसे जो लास्ट रिजॉर्ट होता है वो होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का। ग्लव्स, गॉगल्स, रिस्पायरेटरी और एप्रन्स, हेलमेट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें, अच्छा, हम हर जगह बोलते हैं कि पीपीई हमने यूज़ तो करना है, मगर हमें पीपीई के ऊपर रिलाय नहीं करना। सबसे पहले हमने रिड्यूस करना है हैजर्ड्स को, फिर सबसे लास्ट में पीपीई को करना है। तो ये आप इसका चार्ट देख रहे हैं यहाँ पे, इसको आपने बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स एंड फिर पीपीई। अच्छा, अब कहीं पर अगर केमिकल एक्सपोजर हो जाता है, तो उसका हमें फर्स्ट एड रिस्पॉन्स क्या देना? स्पिल एरिया को इवैक्यूएट कर देना, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ये देखें, स्पिल एरिया एवोकेट कर दिया। सेकंड, पर्सन को आप फौरन ले गए, उसको पानी के साथ रिंस किया। थर्ड, आपने उस चीज़ को एलिमिनेट किया। चौथा, जो चीज़ स्पिल हो गई थी, आपने उसको प्रॉपर बैरिकेड करके उसको हटाने की कोशिश की है। यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है, केमिकल स्प्लैश हो गया है, तो आपने फ़ौरन, स्किन कांटेक्ट हो गया, इनहेलेशन हो गई, इंजेक्शन हो गया, तो आपने इसको उस तरीके से रिस्पॉन्स देना है जिस तरह का वो केमिकल होगा। फिर हम आ जाते हैं कि ये सारी चीज़ें हो गई, मगर इसके साथ साथ हमें क्या करना है? जो हमारे टीम लीडर्स और जो हमारे सुपरवाइज़र हैं सेफ्टी के, हमें उनसे रब्ता करना है। सेफ्टी डिपार्टमेंट के नंबर होने चाहिए हमारे पास। अगर आग लग गई है तो आग बुझाने वाले नंबर वहाँ पर मौजूद होना चाहिए। इसीलिए एक चार्ट लगाया जाता है हर जगह, जो भी इस तरह के काम हो रहे होते हैं वहाँ पर रेड कलर का एक स्टील का या प्लास्टिक का एक बोर्ड लगा होता है, जिसके ऊपर आपके सेफ्टी नंबर लिखे होते हैं,
ठीक है। पुलिस का भी नंबर होता है उसके अंदर, आग बुझाने वालों का भी नंबर होता है, कौमी रज़ाकारों के नंबर होते हैं, एथी चीपा के नंबर हमारे यहाँ पाकिस्तान में होते हैं, एम्बुलेंस के नंबर हमारे यहाँ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन चार्ट्स के ऊपर मौजूद होती हैं। तो यहाँ तक तो हमने अपना कंप्लीट चैप्टर क्लोज कर दिया है हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस का। अब इसके बाद जो बात आ जाती है कि हमने इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा, क्या सीखा और हमने उसके ऊपर क्या क्या इम्प्लीमेंट किया। तो मैं आज नहीं कल आपको एक क्वेश्चन एयर शेयर करूंगा यहाँ पे, जो कि सिर्फ चेक मार्क्स और टिक्स मार्क्स का होगा। आपने उसमें सिर्फ सिलेक्शन करनी है कि आप उसमें क्या है क्या नहीं है, और जितने भी लोग हैं वो सिलेक्ट करके बस मेरे मैसेज को आप टिक कर दीजिएगा, तो मैं उसको चेक कर लूँगा कि किसने किसने उसका आंसर दिया है। अच्छा, आंसर जो है वो आपने मतलब कि उसमें रख देना है कि अपनी जो भी आपकी है उसमें नाम के साथ आप कर दें, जिससे मुझे पता चल जाए कि आप इस क्लास को किन लोगों ने अटेंड किया है, किन लोगों ने उसको समझा है। और लाजमी उसका जो सबसे लास्ट कॉलम होगा कि आपने इस पूरे कोर्स में अपने इंस्ट्रक्टर को किस तरह पाया, क्योंकि ये मेरे लिए भी ज़रूरी है कि अगर मेरी यहाँ पर कोई कमी या कोताही है, या अगर मैं आपको कोई चीज़ नहीं समझा सका हूँ, तो आप मुझे उसमें गाइड करें ताकि मैं आपको उस चीज़ के बारे में तरीके से पूरी तफसील के साथ आपको मैं समझाऊँ। इसीलिए मैं अपने हर लेक्चर में लास्ट में यही कहता हूँ कि अगर आपको मेरे पूरे लेक्चर में कहीं पर भी कोई लूप नज़र आता है, लूप होल मिलता है आपको, या अगर कोई मेरे फ्लॉज नज़र आते हैं, तो आप मुझसे पूछें और मुझे गाइड करें कि आपने ये नहीं बताया या ये गलत बताया है या ये चीज़ सही से तरह से समझाई नहीं है, तो मैं आपको दोबारा से उस स्पेसिफिक टर्म को पूरा समझा सकता हूँ, या पिक्चर्स के साथ भी, वॉइस नोट के हवाले से भी। तो आपने कोई भी चीज़ जो यहाँ पर आपको ना समझ में आए, आप मुझसे पूछ सकते हैं। असल में इस पूरी ट्रेनिंग का मकसद सिर्फ यही होता है कि हम बल्कि कोई भी ट्रेनिंग है ना, उसका मकसद यही होता है कि हमने उस पूरी ट्रेनिंग में सीखा क्या है। ठीक है, इंस्ट्रक्टर ने तो अपनी 1 घंटे की क्लास पूरी करनी है और उसने चले जाना है और अपने रिमार्क्स डाल देने हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्टर होते हैं या टीचर्स होते हैं, मगर आपने उससे क्या सीखा, बात आती है ये। और सिर्फ सीखना नहीं है, हमने इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, आज हम सीख रहे हैं, कल लाजमी सी बात है जो यहाँ पर अभी नए लोग हैं, जो पुराने लोग हैं वो ऑलरेडी इस प्रैक्टिस में होंगे, सिर्फ उन्होंने रिमाइंड किया होगा। मगर जो नए हैं, जो अभी वर्क प्लेसेस में कदम रख रहे हैं, उनको इन चीज़ों का मालूम होना ज़रूरी है कि आगे उनके लिए क्या क्या मुश्किलात आ सकती हैं और उनसे बचने के उनके पास क्या चीज़ें हैं। अगर इन 7 स्टेजेस में से आपने थोड़ी थोड़ी सी भी अगर रिमाइंड रखी और आप इसको समझते रहे टाइम टू टाइम, तो आपके अगले सफ़र में ये बहुत ज़्यादा कारआमद हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ तक मेरी जो क्लासेस हो चुकी हैं, इसके बाद हम दोबारा एक और सेशन शुरू करेंगे, हेल्थ एंड सेफ्टी के ही हवाले से होगा, या मे बी एनर्जी के हवाले से हम कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप लोगों का इंटरेस्ट किस चीज़ में। अगर आपको सेफ्टी के अंदर इंटरेस्ट है तो फिर हमारी अगली क्लास सेफ्टी के अंदर होगी, और अगर कोई एनर्जी के हवाले से, एनर्जी मैनेजमेंट, एनर्जी ऑडिटिंग किस तरह से होती है, या रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पूछना या उसके बारे में समझना है, तो हम अगला चैप्टर अपना वो भी कर सकते हैं। उसके लिए भी पूरा जो है कोर्स रेडी है। तो अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि इसमें हमारी भी ग्रोथ होती है। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर तो फिर मुलाकात होगी। मैं अपना क्वेश्चनर जो है वो इसी ग्रुप के ऊपर डाल दूँगा। इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।